नमस्कार। कार्यक्रम मंजिल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। देश की सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एनडीए सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा की ओर पहला कदम है। लेकिन इस सपने को साकार करने के लिए सही तैयारी, रणनीति और निरंतर मेहनत जरूरी है। लिखित परीक्षा से लेकर एसएसबी तक सफलता का सफर कैसा हो, आइए जानते हैं आज के इसके कार्यक्रम में। आज के हमारे करियर काउंसलर हैं श्री कुलवीर चौधरी। आइए आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। कुलवीर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मंजिल में। आज हम एनडीए परीक्षा के बारे में बात करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले एनडीए की परीक्षा क्या है और किस तरह से ये आयोजित की जाती है? एनडीए की परीक्षा ये है कि डिफेंस में ऑफिसर बनने के लिए अगर एनडीए के थ्रू जाना तो मिनिमम 12th क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 12th अपेयरिंग भी बच्चा दे सकता है और 12th पास भी दे सकता है। उसमें एज क्राइटेरिया है, ठीक है। वैसे तो 16.5 to 19.5 होता है, लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न बच्चों में यही रहता है कि 19.5 तक दे सकते हैं। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने के लिए 18.5 तक ही बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। वो जो डेट है 19.5 ईयर्स जो है वो खड़कवासला, जहाँ एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला पुणे है, वहाँ एंटर करने की एज होती है। तब तक वो 19.5 हो जाता है। जी, एनडीए की परीक्षा के लिए जो सब्जेक्ट है जी, जो बच्चा 10वीं में है वो किस तरह से सब्जेक्ट ले ताकि एनडीए की परीक्षा के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर ले? एनडीए की परीक्षा के लिए जो सब्जेक्ट है वो 12th पर डिपेंड करते हैं, 10th पे नहीं। जब बच्चा 10th से 12th में जाता है तो एनडीए का एग्ज़ाम दे तो किसी भी स्ट्रीम वाला सकता है। वो ऐसा बायो वाला भी दे सकता है, कॉमर्स वाला भी दे सकता है और आपका आर्ट वाला भी दे सकता है, मैथ वाला भी दे सकता है। लेकिन जो बच्चे बायो, कॉमर्स और आर्ट वाले हैं उनके लिए क्या है, फर्स्ट पेपर जो होता है इस पर एनडीए में मैथ का होता है जी। उनके पास मैथ नहीं रहता। बाकी मैथ वाले के लिए थोड़ा इजी इसलिए रह जाता है क्योंकि उसको मैथ पढ़ना होता है। जी जी, एनडीए एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पैटर्न है जी, वो क्या है? एग्ज़ाम पैटर्न ये है कि एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 पेपर में होता है। दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। पहला पेपर जो होता है मैथ का होता है, टोटल मैथ होगा, उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं मैथ के, जिसमें 11th और 12th का जो मैथ होता है वो सारे उससे से क्वेश्चन आते हैं। और सेकंड पेपर जो होता है जीएटी, उसमें आपका मैथ के अलावा मैथ ने होके उसमें क्या होगा, जीएस बोल देते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश होता है दूसरा पेपर। जी, दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, ठीक है। सुबह की मीटिंग 10 to 12:30 जो होता है वो मैथ का पेपर होगा, फर्स्ट पेपर होगा, और आपका 2 to 4:30 जो होता है वो सेकंड पेपर होता है। जी, तो दोनों एनडीए के पेपर एक ही दिन। बिल्कुल। जो विद्यार्थी अपने आप को तैयार कर रहे हैं वो किन बातों का ध्यान रखें जब इस परीक्षा की वो तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहला तो बच्चे का मैथ पर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा मैथ में क्वालिफाई होता है फर्स्ट पेपर में तभी सेकंड कॉपी चेक होती है, अन्यथा चेक नहीं होगी। इसलिए सबसे मेन चीज़ है मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बच्चे का, क्योंकि अगर मैथ में क्वालिफाई करेगा तभी सेकंड पेपर की कॉपी। मान लो अगर सेकंड पेपर वो अच्छा कर दे और फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई नहीं है तो वेस्ट है वो। जी, हाँ, तो सबसे अच्छा यही है, सबसे ज़्यादा मैथ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चे को। बिल्कुल। जो लिखित पेपर हैं जी, उनकी तैयारी किस तरह से करें और किस तरह के ये पेपर्स होते हैं जो लिखित परीक्षा की अगर हम बात करते हैं? लिखित परीक्षा जैसे बताया, फर्स्ट पेपर मैथ है टोटल, जी, ठीक है। उसमें भी 11th का पोर्शन ज़्यादा रहता है, 12th का कम रहता है। तो उसके लिए ये है कि बच्चे को अपनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर में जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न बच्चों के साथ ये रहता है कि वो टाइम नहीं बचता उनके पास। यानी कि 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन के लिए 2.5 आवर मिला, तो उनको 120 क्वेश्चन करने में इतना टाइम, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो बहुत टाइम ले लेते हैं, तो बच्चा उन्हीं में उलझ जाता है, तो वो उतना स्कोर भी नहीं कर पाता कि वो क्वालिफाई कर ले। जी, फिर दूसरी बात, निगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर। जी, तो वो भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि कुछ बच्चा जब क्वेश्चन करता है तो उसे तो ये लगता है मैं ठीक कर रहा हूँ सारे, वो निगेटिव बहुत कर देता है बच्चा। बिल्कुल। हाँ, गणित के पेपर का और जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका क्या पैटर्न है, किस तरह से उसे देखना चाहिए एक अभ्यर्थी को? जैसे मैथ का तो आपको बताया, दोनों का पैटर्न ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट पेपर दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, कोई सब्जेक्टिव का, कोई लिखित परीक्षा का कोई वैसा प्रावधान नहीं है। चाहे फर्स्ट पेपर होगा वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, सेकंड पेपर है वो भी ऑब्जेक्टिव, दोनों ऑब्जेक्टिव है। जी,
और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है जी। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो विशेष रूप से ज़रूरी हैं इस परीक्षा के लिए? जो जीएटी का पेपर है उसमें क्या है, इंग्लिश में जैसे 2 पार्ट होते हैं, ग्रामर, लिटरेचर। लेकिन एनडीए में केवल ग्रामर पर फोकस किया जाता है, लिटरेचर का कोई रोल नहीं होता। उसके अलावा जैसे सेकंड पेपर आपको बताया जीएटी 600 मार्क्स का होता है जी। जिसमें क्या होता है 150 क्वेश्चन होते हैं। तो ये 150 क्वेश्चन में से क्या है, 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके जीएस जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये हो गया, वो 50 क्वेश्चन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाला पोर्शन होता है। जी हाँ, ये जो प्रश्न पत्र हैं इनके लिए समय सीमा क्या दी जाती है, टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है? टाइम ड्यूरेशन एग्जाम जैसे मैथ के लिए दोनों के लिए सेम है 2.5 आवर, उसके लिए भी 2.5 आवर सेम है का? जी। दोनों। और दोनों पेपरों का जो अंक प्रतिशत आप लोग देखते जी, जी। हैं कि बच्चा अगर हम पहला पेपर है और दूसरा पेपर है तो ज़्यादातर किस में चांसेस रहते हैं उसके सिलेक्शन के? मतलब ये है कि मेरिट जो बनती है एनडीए की जी। वो रिटिन और एसएसबी दोनों से बनती है वैसे तो, ठीक है। लेकिन स्कोरिंग जो है वो जीएटी पेपर स्कोरिंग ज़्यादा रहता है बच्चे का, क्योंकि मैथ इतना नहीं कर पाता बच्चा। मैथ में तो ये है कि ज़्यादातर क्वालिफाई करते हैं, लेकिन जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है पेपर है वो आपका सेकंड जीएटी। जी। हाँ, तो उसमें जैसे क्या है, इंग्लिश अगर बच्चा अच्छे से कर ले तो उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं। जैसे 50 में से अगर सिंसियरली करे तो 35-40 के आसपास कर सकता है। जी। जैसे साइंस है, साइंस में 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 साइंस में भी क्या है, ज़्यादा रोल जो रहता है फिजिक्स का रहता है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, वो बेसिक साइंस होता है। ये नहीं कि जैसे 11th-12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं, तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स भी उसी लेवल का आएगा। फिजिक्स का बेसिक होता बहुत। तो अगर बच्चा साइंस भी अच्छी तरह से ध्यान से करे, क्योंकि साइंस स्टूडेंट देते हैं पेपर मोस्टली, तो आर्ट, कॉमर्स और बायो वाले बच्चा बहुत ना की बरोबर अप्लाई करते हैं। तो अगर बच्चा 11th-12th में साइंस सब्जेक्ट भी अच्छी तरह से पढ़ ले तो उसमें भी स्कोरिंग कर लेता है। बाकी 50 क्वेश्चन जीएस में क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, उसमें वेरिएबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि कभी हिस्ट्री ज़्यादा आ जाता है, कभी पॉलिटी ज़्यादा आ जाएगा, कभी ज्योग्राफी। जैसे आजकल जो ट्रेंड चला उसमें ज्योग्राफी का रेशो ज़्यादा आता है। 50 में से मान के चले 20 to 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आ रहे हैं। फिर उसमें क्या होता है 10 से 12 क्वेश्चन। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट होता है, मॉडर्न होता है, मिडेवल होता है। उसमें ज़्यादा जो रोल रहता है वो मॉडर्न हिस्ट्री का रोल रहता है, ठीक है। तो जैसे अब जो पैटर्न चल रहा है उसमें पॉलिटी का रोल थोड़ा कम कर दिया है। करंट के क्वेश्चन आ जाते हैं 10 से 12 क्वेश्चन इस टाइप से जी। जो करंट है। तो बच्चे को करंट के लिए क्या है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। उसका और कोई तरीका नहीं है करंट का। करंट के लिए सबसे बेस्ट ये है कि अपना जो न्यूज़पेपर है वो जरूर रीडिंग होनी चाहिए। जी कुलवीर जी, अगर हम बात करते हैं गणित के पेपर की, जी जी। तो इसमें कौन से प्रमुख टॉपिक्स हैं जिसे बच्चे को तैयार कर देना चाहिए इस जी। परीक्षा के सिलेक्शन के लिए? मैथ के पेपर में जो है टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि बच्चे का जो सिलेक्शन हो जाता है, अगर बच्चा करेक्ट 35-40 के बीच में भी क्वेश्चन करके आ रहा है तो क्वालिफाई कर जाता है सर। जी। ठीक है। तो ये है कि उसमें मेन रोल जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कैलकुलस। लेकिन कैलकुलस बहुत टफ पड़ता है बच्चों को, तो उसमें क्वालिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है जैसे आसान से टॉपिक है उनको सबसे पहले कवर करे बच्चा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, सेट एंड रिलेशन है, ये सारे। तो ये ऐसे टॉपिक अगर इन बच्चों से करता है तो आसानी से उसे कवर कर सकता है। जी। हाँ। हम एक चीज़ समझना चाहते हैं कि जब मैथ की तैयारी करे बच्चा, जब वो स्कूल में है और जब तक उसके पास 12वीं कक्षा तक का समय है, जी जी। तो उसको कौन सी कक्षा की जो मैथ है उस पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए? किस कक्षा से शुरुआत कर देनी चाहिए? नहीं, अब तो बच्चा 10 से ही तैयारी करनी चालू कर देते हैं जैसे। तो मेन ये है मैथ 11-12 दोनों का ही अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए तो सब्जेक्टिव, क्योंकि बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आते हैं लेकिन मेन रोल बोर्ड का रहता है वो सब्जेक्टिव का। लेकिन एनडीए में क्या है कि ज़्यादा सब्जेक्टिव नहीं, उसमें तो क्या है एक क्वेश्चन को बहुत कम टाइम मिलता है, तो उसमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चे की, ठीक है। तभी वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाएगा, यानी उसको टाइम ही नहीं मिल पाता इतना। बिल्कुल। तो वो जो ज़्यादा क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि बच्चा जितने से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा वो ही आगे बढ़ेगा उसमें। बिल्कुल सही बात है। ये मान लो मैंने टॉपिक पढ़ लिया और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी तो वो इतनी जल्दी क्वेश्चन नहीं कर सकता एनडी के। जी। हाँ। जो अंग्रेजी का पेपर है और सामान्य ज्ञान का जो पेपर है, तो उसमें किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपकी दृष्टि से? जैसे जीएटी की बात करें, इंग्लिश में आपका ये है ग्रामर वाला पोर्शन अच्छा होना चाहिए। बाकी जीएटी में जीएस में आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छा होना चाहिए,
ज्योग्राफी, क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी से आ रहे हैं। बाकी अगर डेली करंट के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो ये है कि सेकंड पेपर में जीएटी और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला सकता है। स्कोरिंग सेकंड पेपर ही होता है बच्चे का जी, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो ये ज़्यादातर ये मान के चले आपका फर्स्ट पेपर जो है 300 मार्क्स का होता है, सेकंड पेपर है वो 600 मार्क्स का होता है। तो 300 में मैक्सिमम अगर बच्चा कोई करता भी है तो अब तक जो एवरेज देखा गया मैक्सिमम वो 150 मार्क्स ला सकता है जी, ठीक है। और सेकंड पेपर में अगर जितनी मेहनत अगर बच्चा मैथ में करा उतनी मेहनत अगर बच्चे ने जीएटी में कर लिया तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि मेरिट दोनों के कम्बिनेशन से बनती है। जी, ये नहीं कि मैथ में ज़्यादा लाना या ठीक है। तो ये है कि मैथ भी अच्छा होना चाहिए, थोड़ा जीएटी में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, वो स्कोरिंग अच्छा कर जाएगा बच्चा। अगर हम अंग्रेजी की बात करते हैं जी। तो इंग्लिश की तैयारी को किस तरह से बच्चे को करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो अगर हम देखें कि वो सिलेक्शन जो रेशियो है उसमें ये सारे जो विषय हैं ये निश्चित रूप से कोई अच्छी तैयारी इन विषयों पर करता है। सामान्य अध्ययन है, इंग्लिश है, और जैसे कि हमने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करी, तो कुलवीर जी अंग्रेजी को किस तरह से तैयार करें? अंग्रेजी में मेनली रोल ग्रामर पे फोकस करें, लिटरेचर कोई मतलब नहीं उसका, जैसे वोकैबुलरी है इस पर करें। इंग्लिश तो आपकी अगर न्यूज़पेपर पढ़ेगा बच्चा तो उससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा इंग्लिश में भी और करंट के लिए भी। लिखित परीक्षा के लिए जो कट ऑफ है उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें, और कट ऑफ क्या रहता है? देखिए सर, कट ऑफ तो ये माने जैसे मैंने बताया 33% पे सिलेक्शन है जी। 900 में से अगर 33% आ जाता है, जैसे कट ऑफ वो 1 साल बाद देते हैं, तो बॉयज़ की जो कट ऑफ आई थी 305 आई थी आउट ऑफ 900, और गर्ल्स की 350 के आसपास थी। लेकिन कट ऑफ सब ये नहीं है कि एनडीए क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि क्या है मेरिट जो बनती है दोनों की बनती है, एसएसबी और इसकी वो भी 900 का होता है। तो अगर बच्चा रिटिन में अच्छे मार्क्स लाता है और एसएसबी में उसके कम रह जाते हैं तो वो फ़ायदेमंद होगा। ये नहीं कि हमने मान लो 305 कट ऑफ गई और 305 ही लिया है तो हम क्वालिफाई करें, क्योंकि 305 पे ये है कि आपको एसएसबी में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एसएसबी में ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरिट जो फाइनल मेरिट आएगी आपकी वो दोनों के कॉम्बिनेशन से आएगी, बिल्कुल, रिटिन प्लस एसएसबी। तो यहाँ रिटिन तो बच्चे की अपनी मेहनत पर डिपेंड है, रिटिन में तो जो अगर मेहनत करेगा तो मार्क्स अच्छे ला सकता है। बिल्कुल। एसएसबी बच्चे के इतने हाथ में नहीं है, वहाँ पर और लोग होते हैं, जीटी होता है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो ठीक। तो ये रिटिन तो अपनी तरफ से ये हो कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं 900 में से उतने की कोशिश करनी चाहिए बच्चे को। ये नहीं कि मैं बस क्वालिफाई कर दूँ, क्वालिफाई से ये होता है कि बच्चे का नाम हो जाता है कि रिटिन क्वालिफाई हुआ और फिर वो फाइनल मेरिट में नहीं आ पाते। ऐसा नहीं है कि रिटिन क्वालिफाई किया, एसएसबी रिकमेंड हो गया तो फाइनल सिलेक्शन हो गया, तब भी नहीं होता बहुत से बच्चों का, क्योंकि उसमें मेरिट में उनके मार्क्स कम रह जाते हैं। तो जिनका मेरिट में मार्क्स ज़्यादा होते हैं वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं जी। तो ये है कि रिटिन के लिए तो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। इस परीक्षा में आपने जैसे कि बताया भी है नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, तो ये नेगेटिव मार्किंग किस तरह से होती है, और अगर मार्क्स की बात करें हम तो किस तरह से उसमें जो ऋणात्मक ये जो मार्किंग है वो की जाती है? जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 रहती है सर एनडीए में, ठीक है। तो ये है कि फर्स्ट पेपर में भी सेम है, सेकंड पेपर में भी सेम है। फर्स्ट पेपर मैथ में भी आपके 1/3 है और जीएटी के पेपर में भी 1/3 मार्किंग रहती है, बस नंबर डिफरेंट है। जैसे मैथ का तो पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन 2 and 5 मार्क्स का होता है और जीएटी का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है जी। हाँ। एसएसबी की अब हम बात करना चाहेंगे जी जी, क्योंकि हमारा कार्यक्रम भी है कि एनडीए की जो लिखित परीक्षा उससे जो एसएसबी तक का जो सफर है, एसएसबी इसका महत्वपूर्ण चरण है परीक्षा का। तो ऐसे में जो एसएसबी में पेपर होते हैं वो किस तरह के होते हैं, क्या उसमें चरण मतलब पेपर तो नहीं कहेंगे, वो प्रोसीजर है जी। जैसे अदर एग्जाम में इंटरव्यू बोल देते हैं उसी टाइप का है, लेकिन ये 5 डेज का होता है सर जी। और मेन एसएसबी ही, ठीक है। ये नहीं कि बच्चे ने रिटन क्वालिफाई किया तो वो एसएसबी भी क्वालिफाई कर जाएगा। तो इसलिए मैंने जैसे बताया आपको कि रिटन के साथ साथ बच्चे को एसएसबी पे भी फोकस साथ के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिटन क्वालिफाई होगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे एसएसबी की, क्योंकि एसएसबी ही मेन है। जैसे रिटन 900 का वैसे ही एसएसबी के मार्क्स भी 900 होते हैं इक्वल जी। और जो फाइनल मेरिट आती है दोनों की कॉम्बिनेशन से आती है। अब ये 900 मार्क्स में क्या है, एसएसबी के 5 डेज़ का है। जैसे फर्स्ट डे क्या होता है आपका, स्क्रीनिंग बोल देते हैं उसको जी, ठीक है। उसमें क्या होता है, पीपीडीटी होता है, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है एंड डिस्क्रिप्शन, पिक्चर दिखाते हैं 30 मिनट का, एक ब्लर पिक्चर होगा, उस पर बच्चे को स्टोरी राइटिंग करना होता है, ठीक है। ऑफिसर इंटरेक्टिंग होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, ठीक है। उसके बाद डे सेकंड में क्या है आपका, एसआरटी होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, वेट होता है, इस टाइप के टेस्ट होते हैं।
डे 4th में क्या होगा आपका, 3rd एंड 4th में होगा आपका GT होता है, ग्रुप डिस्कशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका लेक्चरेट होता है, ग्राउंड टास्क होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक तो इंडिविजुअल टास्क होते हैं जो सिंगल बच्चे को करना होता है, ग्रुप टास्क होते हैं जो ग्रुप में करना होता है सभी को, उस टाइप के होते हैं। बाकी 5th डे क्या होता है बच्चे का, आपका कॉन्फ्रेंस होती है, जो 4 डे किया उसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। और उसके बाद अगर बच्चा SSB क्वालिफाई कर जाता है तो उसे बोल देते हैं रिकमेंड हो गया बच्चा, अभी सेलेक्ट नहीं हुआ। जो बच्चा रिकमेंड हो गया उसके बाद उनका फिर मेडिकल प्रोसीजर चलता है। मेडिकल प्रोसीजर चलने के बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेडिकली इन्फेक्ट होते हैं, तो उनको रीमेडिकल दे दिया जाता है। और रीमेडिकल जब उन बच्चों का हो जाता है उसके बाद फाइनल मेरिट आती है बच्चे की। फाइनल मेरिट में जो बच्चा रैंक में आएगा उसी का सिलेक्शन होता है। तो ये नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो रिकमेंड हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो फाइनल मेरिट में नहीं पा पाते। जी हाँ, जो ऑफिसर क्वालिटी है उसको किस तरह से SSB में देखा जाता है, ये जांचा जाता है? ऑफिसर लाइक क्वालिटी, OLQ जो बोलते हैं, ये 5 डेज़ में ही, ये 15 क्वालिटीज़ होती हैं वैसे टोटल जो होती हैं, जो 5 डेज़ में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। कमांडिंग पावर कैसी है, यानी कि आप प्रेशर में कैसे काम करेंगे, हैंडलिंग पावर कैसी है, तो ये सब OLQ होती है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। तो ये 5 डेज़ में ये सारी चीज़ें ही देखते हैं, जो 5 डेज़ का प्रोसीजर है, उन सभी को एक तरह से ऑफिसर लाइक क्वालिटी में काउंट करते हैं। बिल्कुल। और ये जो 5 दिन के जो हाँ, चरण हैं हम जी, कह जी, सकते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण यही है परीक्षा में। महत्वपूर्ण है। जी बच्चे ने रिटिन क्वालिफाई तो कर ही दिया है ना, अब जो रिटिन क्वालिफाई करने के बाद SSB क्वालिफाई करेगा, और उसके बाद भी बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा SSB में और रिटिन में दोनों, वही फाइनल मेरिट में। क्योंकि बाद में जो फाइनल मेरिट बनती है तो नंबरिंग तो बहुत सारे बच्चों का देते हैं रोल नंबर, लेकिन जितनी सीटें होती है जो बच्चा उस मेरिट में आएगा उसी का फाइनल सिलेक्शन होता है। जी। अभ्यर्थी को अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो शारीरिक दक्षता की परीक्षा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मेडिकली फिट होना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। जी ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मेडिकली फिट होते हैं, क्योंकि मेडिकल बहुत टफ है, हर चीज़ अच्छी तरह से मेडिकली चेक की जाती है, तो मेडिकल फिट होना और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है एनडी के लिए। जी हाँ, करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में आपकी दृष्टि से किस तरह से करंट अफेयर्स को तैयार करना चाहिए? एनडी के लिए जो करंट अफेयर है, बुक्स तो बहुत सारी हैं जैसे, ठीक है, लेकिन ये है बच्चा न्यूज़पेपर भी अगर डेली पढ़ेगा जी, तो एनडीए की जो करंट आती है वो 6 मंथ की मान के चलें आप, 6 मंथ की करंट न्यूज़ उससे आ जाती है। तो ये है कि अगर बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और थोड़ी कोई साइड बुक भी पढ़ रहा है करंट के लिए, तो भी करंट उसका अच्छा हो जाएगा। क्योंकि रीज़न ये है कि बच्चे को मैथ, सबसे ज़्यादा टाइम तो मैथ को ही देना पड़ता है, उसके बाद बाकी इंग्लिश है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो करंट के लिए ये है कि अगर बच्चा शुरू से ही डे फर्स्ट से अगर अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यू रखता है तो करंट में उसे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी साइड बुक आती है थोड़ी, तो उनसे करंट कवर कर लेता है बच्चा। जी। जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स की तो हमने बात की है इसमें, तो ऐसे में जो प्रश्नों का जो लेवल रहता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि कठिनाई का जो स्तर है वो किस तरह का रहता है इस परीक्षा में? देखो, अगर बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की जी और बायो की एनडी के लिए, जी, तो उस पर इतना हाई लेवल नहीं होता। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो 10th में बच्चा पढ़ता है, तो उन्हीं से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब ये मान के चलें आप, साइंस में फिजिक्स तो थोड़ा 12 से रिलेटेड आता है, केमिस्ट्री है वो आपका 10th कवर कर लेता है लगभग, ठीक है। और बाकी आपका बायो है, क्योंकि मैथ वाले बच्चे पे बायो तो रहता नहीं, क्योंकि वो तो केवल PCM लेता है ज़्यादातर, तो बायो की तरफ उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आता सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ बायो नहीं आता, जैसे नीट जेई उस टाइप का नहीं। नीट में जो स्तर क्या रहता है? स्तर बेसिक स्तर रहता है। कुछ साइंस का ये मान के चलें आप, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं जी। अगर बच्चा 10 साल के पेपर प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से कर ले जी 10 ईयर्स, तो साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उनको एज इट इज क्वेश्चन में मिल जाते हैं। जी हाँ, तो ये है कि मेन यही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सोल्व करना, उससे बच्चे को कॉन्फिडेंस भी आता है। और आपका क्या है कि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन, साइंस की बात करूँ मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, जी हाँ, तो लगभग उनसे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। जी। अगर हम बात करते हैं कि अंतिम 3 महीने या अंतिम 6 महीने रह गए हैं परीक्षा को, तो ऐसे में अभ्यर्थी अपने आप को किस तरह से तैयार करे? अब लास्ट टाइम पे तो बच्चे को केवल क्या है, प्रैक्टिस। लास्ट टाइम में बच्चे को ये है कि जितना ज़्यादा जो उसने किया है उसी को प्रैक्टिस अगर बच्चा अच्छी तरह से करे, बार बार उसी चीज़ को, ठीक है,
वो कहते हैं कि एक बुक पढ़ो 10 बार पढ़ो। 10 बुक है ऐसा नहीं, एक बार पढ़ो, एक ही बुक को पढ़ो। जो भी उसने फोकस किया, बहुत सारी बुक आती है मार्केट में, तो ये उसी बुक पर फोकस करना चाहिए जी। लास्ट टाइम में तो ये है कि बच्चे का सिलेक्शन मेनली डिपेंड करता है रिवीजन पे। मान लो आपने कितना भी पढ़ लिया और पेपर से पहले आप रिवाइज नहीं कर पाए तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा जी। पेपर के टाइम पे सबसे बड़ी ये है कि उसको अपने प्रीवियस ईयर जो भी पढ़ा है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, और ऐसा हो कि कई बार उसको रिवाइज कर लेना चाहिए। बिल्कुल। मान लो मैंने 4 महीने पहले कोई टॉपिक पढ़ा, वो मैं एग्ज़ाम के पहले रिवाइज नहीं कर पाया, तो वहाँ मैं एक बार को नहीं कर पाऊँगा। तो ये एग्ज़ाम से पहले बच्चे को अपना सारा सिलेबस कवर करना चाहिए और सारे का रिवीजन करना चाहिए जी। हाँ अगर हम एक फ्लो चार्ट में इस चीज़ को देखें जी कि तैयारी, क्योंकि इसमें शारीरिक दक्षता की परीक्षा भी है, जी जी एसएसबी भी बच्चे जी, को जी। होना है 5 दिवसीय, और उसमें उसे पहले जो चीज़ें लिखित परीक्षा को भी पास करना है, जी। तो अपने आप अपनी तैयारी को किस तरह से वो एक विभाजन का रूप दे, विभाजित करे, जिसमें वो सारी चीज़ों को कवर करते हुए चले। उसका ये है कि सबसे पहले ये है कि बच्चे को अपना टाइम टेबल फिक्स करना चाहिए। बिल्कुल, इसी पर मैं मेन चीज़ ये है कि सबसे अच्छा क्वेश्चन आपने ये पूछा कि सबसे यही है कि ये नहीं कि आज मैंने मैथ पढ़ा, 2 दिन मैंने जीएस नहीं पढ़ा। वो अपने को ऐसा टाइम शेड्यूल दे, चाहे कम टाइम हो लेकिन हर सब्जेक्ट को डेली क्या हो अपना टाइम दे। अब मान लो किसी को कोई सब्जेक्ट जैसे मैथ टफ पढ़ता है तो मैथ को ज़्यादा टाइम दे, किसी का मान लो साइंस अच्छा है उसको कम टाइम दे, ये तरीका है। लेकिन ये ना हो कि हाँ मैं एक हफ्ते तक मैथ ही पढ़ा हूँ तो केवल, ज़्यादातर बच्चे ये भी गलती करते हैं जी। ठीक है। तो ये है कि डेली हर सब्जेक्ट को अपना टाइम डिसाइड करें कि मुझे 2 आवर्स मैथ पढ़ना है, 1 आवर्स फिजिक्स पढ़ना है, 1 आवर्स इंग्लिश पढ़ना है, इस टाइप से, और वो कंटिन्यू रखें। ये ना हो कि एक हफ्ते तक हमने शेड्यूल बनाया बाद में हम उसको भूल गए, जी। तो वही बच्चे आगे बढ़ते हैं। किस विषय के प्रश्नों को तैयार करते हुए आपकी दृष्टि में अभ्यर्थी को ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है स्वयं को? ज़्यादा समय मैथ ही है, मैथ में ही ज़्यादा समय जी। क्योंकि सर मैथ क्वालिफाई होगा तभी तो सब कुछ है, इसलिए मैथ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चे। और किस कक्षा की मैथ को वो ज़्यादा मैथ अभ्यास में लाए? मतलब ये सर ये जो एग्ज़ाम है ये 11th-12th बेस ही है मैथ के लिए। जी। तो 11th और 12th का ही सिलेबस आता है मैथ के लिए। तो ये है कि जैसे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो इसका लेवल मतलब ये जैसे जेई मेंस एग्ज़ाम है तो उसके इक्विवेलेंट मान के चले, थोड़ा सा बेस भी कभी कम कभी। तो ये है कि मैथ को तो बहुत अच्छा करें और उसी को थोड़ा टाइम दें। अगर मैथ अच्छा है किसका तो बाकी सेकंड पेपर पे उससे ना टाइम बढ़ा दें। जी। मॉक टेस्ट को देने की जो रणनीति होती है हर एग्जाम में, जी जी हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट बच्चे ज़रूर करें। और बिल्कुल, उसको बहुत हल अच्छी करें। बात कह रहे जी। हैं। ज़्यादातर बच्चों में जो आपने क्वेश्चन पूछा बहुत सही क्वेश्चन ये पूछा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में यही होता है कि मान लो मैं पढ़ तो लेता हूँ, सिलेबस कवर कर लेता हूँ, लेकिन मैं मॉक नहीं लगा पाता या मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। मॉक लगाने के बहुत सारे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जब बच्चा मॉक लगाता है तो उसमें क्या है, बच्चे को पेपर के एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है वो सीख लेता हो। वहाँ क्या होगा, पेपर खासकर मैथ के पेपर की बात आती है, टाइम जब बैल बजती तब आधों को लगता है टाइम पूरा हो गया, पता ही नहीं चलता, क्योंकि वहाँ 2.5 घंटे काटना ऐसा लगता है जैसे अभी पेपर में बैठे थे। तो इसलिए मॉक का लगाना तो बहुत ही ज़रूरी है पेपर से पहले। जी। क्या अभ्यर्थी स्वयं तैयारी करके बिना किसी कोचिंग के इस परीक्षा को पास कर सकते हैं? हाँ सर, करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं 12th के साथ साथ। जी। कहने का मतलब ये है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना, और उनका रेशो ज़्यादा रहता है जो 12th एनडी का एग्ज़ाम जो होता है 12th अपेयरिंग होता है। जी। 12th जब बच्चा 12th में होता है तो उस टाइम सितंबर का एग्ज़ाम जो होता है, ठीक है, और जब बोर्ड का पेपर हो जाता है अप्रैल वो। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th अपेयरिंग में एग्ज़ाम देते हैं और क्वालिफाई करने के साथ साथ वो फाइनल सिलेक्शन लेते हैं और अच्छी मेरिट में लाते हैं। क्योंकि उसका बेनिफिट ये है कि बच्चा जब 12th का एग्ज़ाम दे रहा है तो वो अपने बोर्ड पे भी कंसंट्रेटेड है, ठीक है, और जब बोर्ड अच्छा होगा तो उसका ये वाला पोर्शन जो एनडीए का मैथ है वो भी अच्छा होगा। जी। तो बाकी तो 12th के बाद बच्चा जैसे तैयारी करता है तो उनमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि मुझे ये आता है, मैंने ये 12th में पढ़ लिया, 11th में पढ़ लिया। जी। तो ये है। तो जो बच्चा अपेयरिंग वाला है उनका, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपेयरिंग में निकालते हैं, फाइनल सिलेक्शन लेते हैं, मेरिट में अच्छी मेरिट में आते हैं। बिल्कुल। हाँ। और ये हम सभी जो अभ्यर्थी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही प्रोत्साहन भरा है कि वो स्वयं तैयारी करें तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, मतलब जो 12th वाले बच्चे हैं, मतलब ये आजकल यूट्यूब है, बहुत सारी हेल्प के, अगर कहीं बच्चे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है
तो उनके माध्यम से हेल्प ले सकते हैं। तो ये नहीं है कि अगर मान लो आप बच्चा 12th में है तो वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। 12th के साथ साथ बच्चे कर सकते हैं जी, और फाइनल सिलेक्शन तक जाते हैं। कुलवीर जी, आप कार्यक्रम में आए और इस विषय पर आपने जो ठोस बातें जी। हैं और जिससे बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, इस पर आपने हमसे इस कार्यक्रम में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम मंजिल। एनडीए की मंजिल कठिन जरूर है, लेकिन सही दिशा, मजबूत तैयारी और आत्मविश्वास के साथ इसे हासिल किया जा सकता है। याद रखिए, सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही रणनीति और निरंतर प्रयास से मिलती है। अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए और तैयारी को दीजिए नई दिशा। इसी संदेश के साथ मंजिल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।